साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कि कोचिंग सेंटर में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है उस कड़ी में हम आप लोगों को विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। प्रथम वीडियो और द्वितीय वीडियो यानी कि 1 और 2 वीडियो। भाषा 1, भाषा 2 नाम से हमने वीडियो डाल दिया है। जिसमें विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण हमने किया है प्रथम वीडियो में कि हमने बताया कि विश्व की भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, वो 2 आधार पर किया गया है। प्रथम वीडियो में पहला आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण या उसे ऐतिहासिक या कालक्रम अनुसार या वंशानुक्रम ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं। तो पारिवारिक वर्गीकरण और पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण तथा आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को हमने विश्व भाषा वर्गीकरण के भाग 2 में पढ़ा दिया है कि आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत कौन-कौन सी आकृति के आधार पर भाषाओं को कहाँ-कहाँ रखा गया है। अब तीसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसका आधार है ऐतिहासिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक वर्गीकरण आज का हमारा प्रकरण है। तो इस कड़ी में आइए हम आपको विश्व की भाषा के वर्गीकरण के क्रम में आपको ऐतिहासिक वर्गीकरण या उसे कालक्रम अनुसार या वंशानुक्रम या उसे पारिवारिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम आज आप लोगों को आज का हमारा प्रकरण हमने चुना है विश्व भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। दोस्तों, जो भाषा का मूल तत्व है जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना, क्रिया रचना, शब्दों का जो समूह है या शब्दों का जो आधार तत्व है जैसे वह है, इन सब का जो रूप है सदियों-सदियों तक नहीं बदलता है। एक ही क्रम में चलता रहता है। वाक्य संरचना हो गया, क्रिया संरचना हो गया, ध्वनि संरचना हो गया, इनका जो मूल तत्व है, आधारभूत शब्दावली जितनी है, इनका लंबे कालों तक अगर हजारों साल पहले भी जाया जाए, तो जो एक ही शाखा से भाषाएँ निकली और आज विपरीत क्लाइमेट में अपना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके जिस स्तर पे हैं, इनके जो मूल में जाएँगे तो देखेंगे कि इनकी जो क्रिया संरचना, वाक्य संरचना या ध्वनि संरचना या इनका जो आधारभूत शब्दावली है, इनमें इतने काल हो गए, हज़ारों साल बीत गए, इसके बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका आधारभूत जो तत्व है अपनी जगह पर बना रहा। इतने लंबे काल के बाद भी आप देखेंगे कि एक हम उदाहरण दे रहे हैं, संस्कृत और लैटिन की बात कर रहे हैं। संस्कृत और लैटिन न जाने हज़ारों साल पहले, 2-3 हज़ार साल पहले एक जो सेंटर उनका रहा था, वहाँ से ये अलग होकर के विपरीत दिशाओं, विपरीत क्लाइमेट में चली। और आज भी जब देखेंगे कि इनके जो आधारभूत संरचनाएँ हैं, जैसे वाक्य, ध्वनि, शब्द, क्रिया, वाक्य वगैरह-वगैरह, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस इनमें जो बोलने की शैली होती है, उच्चारण शैली के कारण इनमें परिवर्तन हुआ है। तो एक उदाहरण हम आपको संस्कृत और लैटिन के बारे में देने जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि संस्कृत में कहा जाता है भाई को भ्राता कहा जाता है। संस्कृत में कहा जाता है संस्कृत में भ्राता कहा जाता है। इसी चीज़ को आप देखेंगे लैटिन में ब्रादा 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 के नाम से जाने ब्रादा जैसे संस्कृत में भ्राता है, लैटिन की जब बात करेंगे तो यहाँ ब्रादा ब्रादा उच्चारण किया जाता है, उसको अंग्रेजी में ब्रदर ब्रदर। तो देखेंगे उच्चारण जब देखेंगे, उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो भ्राता, वही चीज़ ब्रादा, ब्रादा, भ्राता, ब्रादा या ब्रदर। देखिए देखिए संस्कृत के जो शब्द हैं वो इनसे कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से मिल रहे हैं और इतने साल, हज़ारों साल पहले कहीं न कहीं से शुरुआत हुई होगी सभ्यता की। मनुष्य की जिसने बोलना सीखा होगा,
तो वहाँ से वो अलग हुए होंगे अपने-अपने नए आजीविका के खोज में अलग-अलग दिशाओं में निकले होंगे। क्योंकि शुरू से ही मनुष्य यायावारी रहा है, यानी घुमक्कर रहा है। अपने जीविका के चक्कर में वो इस महाद्वीप से उस महाद्वीप पर हमेशा भ्रमण करते रहे हैं। इसके कारण इनमें जो उच्चारण में परिवर्तन हुआ है उसके कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, नहीं तो इनका जो आधारभूत संरचनाएँ जितनी हैं, उनमें देखेंगे कि आप भी समानता पाई जाती है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया ब्रदर का, उसको संस्कृत में भ्राता जिसे कहते हैं, इंग्लिश में ब्रदर, लैटिन में ब्रादा, उसका उच्चारण हो गया, तो तीनों से देखेंगे मिलता-जुलता ये शब्द है। तो ब्रदर या ब्रादर या भ्राता तीनों देखेंगे कि आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए संस्कृत का मदर, ये हो गया माता। माता को अगर मिलाएँगे हम जब, तो मदर कहा जाता है इसे। मदर, माता जब उच्चारण करते हैं अंग्रेज़ लोग मदर कहते हैं, मदर। तो वही माता से मिलता-जुलता देखिए। इनकी जो संरचना है, ध्वनि और वाक्य संरचना दोनों में वाक्य संरचना तो मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर इनमें जो वर्ण है, वर्णों में इंग्लिश के वर्ण और इसके संस्कृत के वर्ण है, लेकिन इनमें जो उच्चारण ध्वनि है, दोनों की मिल रही है। माता या मदर, इसको उम, इस तरह से आगे पिता का देखिए, ये मूल शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि माता-पिता तो मूल हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मूल आधारभूत संरचनाएँ जो हैं हमने बताया, उनमें अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। लंबे काल होने के बाद भी आज भी वो अपने अस्तित्व उसी तरह से बनाए हुए हैं। जैसे पिता को फादर, हुँ, फादर फादर कहा जाता है या लैटिन में कहा इसे लैटिन में कहेंगे पीटर, हैं? लैटिन में इसे पाटर ये करके होता है। तो अब देखिए हमने बताया विश्व की भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत इनकी जो वाक्य संरचना है, ध्वनि संरचना है, क्रिया संरचना है, इनके आधारभूत जो मूलभूत शब्दावलियाँ हैं, इनमें लंबे कालों तक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें आज भी देखेंगे समानता पाई जाती है। उसका उदाहरण है कि संस्कृत का भाई, भाई के लिए भ्राता, भ्राता के लिए ब्रदर, ब्रदर या ब्रदर, माता को देखिए मदर या माता, जब उच्चारण करेंगे तो कहीं न कहीं मिलता है। इसी तरह से पिता का भी देखेंगे तो फादर या पीटर, लैटिन में जैसे जैसे इंग्लिश हो गया, लैटिन हो गया, इनमें देंगे कि तीनों में समानता, फादर जब उच्चारण करते हैं तो फादर पिता, इस तरह से उच्चारण का हो जाता है। इस तरह से पीटर हो जाता है, तो पिता को पीटर या जब उच्चारण करेंगे तो कहीं न कहीं ये पिता आ ही जाता है आगे-पीछे। या तद्भव तत्सम की बात करेंगे, तो वहाँ भी परिवर्तन हो जाता है इस तरह के। तो देखिए कि हमने देखा कि संस्कृत के जो शब्द हैं, वो कहीं न कहीं इंग्लिश या लैटिन में आज भी उसी तरह से, उसी क्रम में उनकी संरचना के क्रम में आज भी उसी तरह से ये लोग मिले हुए हैं। इसी आधार पर पारिवारिक या ऐतिहासिक या अनुक्रम वर्गीकरण किया जाता है। हमने बताया कि पारिवारिक वर्गीकरण का जो मूल तत्व है, मूल आधार क्या है, उसको बारे में थोड़ा-सा आप लोग लिखिए कि इसमें प्रश्न बन सकता है कि पारिवारिक वर्गीकरण का आधारभूत तत्व कौन-कौन से हैं? तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण का मूल आधार क्या है? मूल आधार, पारिवारिक वर्गीकरण किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो पारिवारिक वर्गीकरण भौगोलिक समीपता, भौगोलिक भौगोलिक समीपता, तो विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण में इसका जो ऐतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण है,
इसका जो आधार है, किस आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, उसमें उनका जो मूल आधार है, उन्होंने इस बेस पर पारिवारिक या ऐतिहासिक या इसे कालक्रम भी कहते हैं। कालक्रम या वंशानुगत पारिवारिक को ऐतिहासिक या पारिवारिक या कालक्रम या वंशानुगत के नाम से भी वंशानुक्रम वंशानुक्रम के अनुसार भी के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्व की भाषाओं या पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण का जो मूल आधार है, भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, उन्होंने भौगोलिक समीपता को लिया। भौगोलिक समीपता जैसे भाषा किस भौगोलिक समीपता भौगोलिक क्षेत्र की है, जैसा भौगोलिक क्षेत्र है वैसी भाषा है। अगर ठंडे प्रदेश की है तो ठंडे प्रदेश की जो क्लाइमेट है उसका प्रभाव उस भाषा पर अवश्य रहेगा। गर्म प्रदेश है तो गर्म पे रहेगा। उसी तरह से जो उष्ण होते हैं या उप उष्ण होते हैं या शीत होते हैं, शीतोष्ण होते हैं, इनमें अलग-अलग जो भौगोलिक क्षेत्र है उनकी उनकी समीपता भाषा की जो समीपता जिस भौगोलिक स्थिति से उसको आधार बनाया इन्होंने। दूसरा मूल संज्ञा पद, जो संज्ञा पद हैं, मूल संज्ञा पदों को इन्होंने आधार बनाया। और जो ऐतिहासिक हमने बताया ना, ऐतिहासिक के आधार पर प्रारंभिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री, जो सामग्री प्रयुक्त किए थे उस सामग्री के अनुसार उस भाषा का नाम जगह-जगह दिया गया है। संबंधियों के नाम, संख्यावाची शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्या को प्रकट करते हैं, उनको क्रियापद यानी कि इन आधारों पर वाक्य रचना, पद रचना, ध्वनि, अर्थ तथा शब्द और स्थानीयता की स्थिति के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तो हमने शुरू-शुरू में बताया कि वाक्य पद संरचना, पद की संरचना कैसी है? पद संरचना, वाक्य संरचना, ध्वनि, क्रिया, जो ये जो संरचनाएँ हैं, इन आधार पर इस भौगोलिक या ऐतिहासिक पारिवारिक या ऐतिहासिक या कालक्रम या वंशानुगत विश्व की भाषाओं में जो ये दूसरा वर्ग है, इसका वर्गीकरण इस आधार पर विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि विश्व में तो न जाने कितनी भाषाएँ हैं, इसको एक किसी दायरे में बाँधना तो कठिन काम है। सब भाषा वैज्ञानिकों के लिए भी कठिन रहा, अब तक किसी ने निर्धारित नहीं कर दिया है कि लगभग या इतनी ही भाषाएँ बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, ये वैज्ञानिकों के लिए निर्धारित करना संभव नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाया है कि लगभग 3 से 4 हज़ार भाषाएँ पूरे विश्व में बोली जाती हैं। इनमें अलग-अलग जो भाषा वैज्ञानिक है, जिनकी किताबें प्रमाणिक टीजीटी, पीजीटी नेट, जेआरएफ में आता है, उनमें अलग-अलग लोगों के अनुसार अलग-अलग प्रमाण दिया गया है। उस प्रमाण के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया है। लगभग वही सभी ने लगभग मान लिया है 3 से 4 हज़ार भाषा है पूरी दुनिया में। और उनके जो परिवार है, भाषा परिवार है, उनमें भी अलग-अलग जो किताबें मिलती हैं, उनके किसके अनुसार अगर पूछ सकता है हो सकता है, तो उनके अनुसार उस भाषा वैज्ञानिक के अनुसार कितनी है, इसको भी हम अभी नोट करा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पूरे संसार में हमने जो बताया कि भाषाएँ इतनी हैं कि उनको किसी एक अंक में बाँधना संभव नहीं है, लेकिन लगभग सभी वैज्ञानिकों ने 3 से 4 हज़ार भाषा परिवार को भाषा या बोली को स्वीकार किया है पूरी दुनिया में। इन जो भाषा बोली हैं पूरी दुनिया में, इनमें बहुत सी ऐसी भाषाएँ हैं जो एक-दूसरे से प्राचीन काल में संबंधित थी और आज भी कहीं न कहीं उस क्रम में कहीं न कहीं उसका जो मूल आधार है, वो भी आज उनका संबंधित है। आज भी मिलता-जुलता है, जैसा कि हमने बताया भ्राता, ब्रदर या ब्रदर, भ्राता, भ्राता वैसे मदर, माता, पिता को पीटर या फादर
इस तरह से उच्चारण करके आप देख सकते हैं। जब हम वर्गीकरण करेंगे तो आगे आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कई ऐसी भाषाएँ मिलेंगी आज जो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत देशों में हैं, भौगोलिक स्थितियाँ उनकी हैं, उसके बाद भी आज जब देखेंगे कि उनका जो मूल तत्व हज़ारों साल प 1000 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो मूल तत्व था, मूल आधार था, मूल स्रोत था, उनका जो स्रोत है वो एक ही स्रोत था, एक ही स्रोत से दोनों निकली हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग समयों तक में पहुँची। तो आगे हम आपको विस्तार से बताएँगे। आइए हम जानते हैं कि जो ऐतिहासिक वर्गीकरण या पारिवारिक वर्गीकरण है, इनमें कितने भाषा परिवार को कितने कौन-कौन से लोगों ने स्वीकार किया है। भौगोलिक समीपता का अध्ययन करके विभिन्न विद्वानों ने भाषा परिवारों की संख्या अलग-अलग बताया है। तो इसको नोट करना कर लीजिए ना तो हम मिटा रहे हैं, हाँ? तो हमने बताया कि भाषाएँ जो निकली, ये कई भाषा परिवार जब एक-दूसरे से संबंधित रहती हैं, उनका संबंध जब हज़ारों साल पहले जाएँगे, तो देखेंगे कहीं न कहीं एक-दूसरे से वो मिली हैं और बाद में कहीं जब वो विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के कारण थोड़ी-सी ध्वनि का जो उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर उनका परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन उनका मूल आधार स्रोत या मूल आधार तत्व एक ही है। भोलानाथ तिवारी जी की बात अगर हम लेते हैं, ये अब चलते हैं ऐतिहासिक वर्गीकरण में या पारिवारिक है तो कितने परिवार हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में कितने भाषा परिवार हैं? उनमें अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिया है, उनके अनुसार पूछ भी सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि कितने कौन-कौन से लोगों ने क्या-क्या माना। भोलानाथ तिवारी जी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की किताब हमने देखा, भोलानाथ तिवारी, इनकी किताब प्रामाणिक है, हाँ? इनको प्रमाण स्वरूप आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो इसलिए इनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, सिलेक्शन अगर पाना है तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्टकट नहीं है सिलेक्शन का रास्ता। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने हिंदी भाषा बुक इनकी किताब है, पुस्तक है हिंदी भाषा बुक। हिंदी भाषा बुक और हिंदी भाषा विज्ञान। हमने इस किताब का अध्ययन जब किया तो इसमें पाया कि इन्होंने जो दिया है, इस पुस्तक में 12 से 13 इन्होंने कहा है कि 12 इन्होंने वर्णन किया 12 से 13 भाषा परिवार इन्होंने माना है। विश्व भाषा वर्गीकरण में जब भोलानाथ तिवारी जी को आप पढ़ेंगे, हमने तो पूरा पढ़ लिया है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए, इतना प्रश्न बहुत है। इससे ज़्यादा नहीं फँसेगा, इससे ज़्यादा फँसता है, तो बचेगा नहीं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है हिंदी भाषा बुक और दूसरी है हिंदी भाषा विज्ञान। इन्होंने अपनी पुस्तक में हिंदी भाषा बुक में वर्णन किया है कि विश्व में लगभग 12 से 13 भाषा परिवार इन्होंने माना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार 12 से 13 भाषा परिवार इन्होंने माना। राजर्षि टंडन की किताब में 9 भाषा परिवार मिलता है। राजर्षि टंडन इसकी जो हिंदी की किताब है, भाषा विज्ञान की किताब है इसकी भाषा विज्ञान इसमें 9 भाषा परिवार माना है, इसमें 9 माना गया है, 9 भाषा परिवार। मानक कितना माना गया वो तो लास्ट में बताएँगे ना। कौन-कौन सी राजर्षि टंडन की किताब में जो वहाँ के प्रोफेसरों ने लिखा है, उनमें उन्होंने 9 भाषा परिवार साफ-साफ लिखा है, उसकी संख्या 9 भाषा परिवार राजर्षि टंडन की किताब में मिलता है। वहीं डॉक्टर विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट एक हैं डॉक्टर
भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विलहेल्म फॉन हम्बोल्ट। ये भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विलहेल्म फॉन हम्बोल्ट। इन्होंने 13 भाषा परिवार माना है। 13 भाषा परिवार। विश्व की 13 डॉक्टर विलहेल्म फॉन हम्बोल्ट भाषा वैज्ञानिक हैं जिनकी प्रमाणिक किताब है, उसमें इन्होंने 13 भाषा परिवार माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने 12 से 13 माना है। राजर्षि टंडन की किताब है, उसमें जो प्रोफेसरों ने लिखा है उसमें 9 भाषा परिवार माना है। डॉक्टर विलहेल्म फॉन हम्बोल्ट ने 13 भाषा परिवार माना है। वहीं फ्रीडिश म्यूलर एक वैज्ञानिक हैं फ्रीडिश म्यूलर। भाषा वैज्ञानिक है फ्रीडिश म्यूलर की किताब हमने उसमें भी कहीं खोजते खोजते हमें मिला, तो फ्रीडिश म्यूलर ने 9 भाषा परिवार माना है। 9 भाषा परिवार। फ्रीडिश म्यूलर ने 9 भाषा परिवार माना है। उसके बाद सरस्वती पांडे जी की किताब है, प्रमाणिक है, वो भी प्रमाणिक है ना? है गाइड नुमा भी है लेकिन प्रमाणिक ही मानी जाएगी ना, उनमें जो लिखा है उस पर उत्तर माना जाता है, उसको भी सभी लोगों ने माना है। तो ये सरस्वती पांडे जी की है, सरस्वती पांडे जी की, सरस्वती पांडे। गोविंद पांडे भी है इसके। हाँ, गोविंद पांडे। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे इनके नाम से किताब है। इन्होंने 4 भौगोलिक क्षेत्र इसमें वर्णन किया है। 4 भौगोलिक क्षेत्र, 4 भौगोलिक क्षेत्र तथा 18 भाषा परिवार। यहाँ साफ साफ मिला है। 4 भौगोलिक क्षेत्र, तो सरस्वती पांडे जी किताब और गोविंद पांडे की किताब एक गाइड नुमा किताब है, उसमें भी दिया है 4 भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा 18 भाषा परिवार। और भी जहाँ भी हमने देखा और किताबों में हमने देखा, तो सब जगह सभी भाषा वैज्ञानिकों ने जो निर्विवाद रूप से आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यही 4 क्षेत्र और 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दिया है। तो जो प्रश्न भी अभी तक बने हैं उनमें 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी गई है, और इसी 18 भाषा परिवार का हम विस्तृत वर्णन आगे अध्ययन करेंगे। तो याद रखिएगा 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवार को ही ज़्यादा से ज़्यादा भाषा वैज्ञानिकों ने प्रमाणित माना है। तो कहीं भी आता है तो बस यही मारिए, इसी के आसपास लगभग आएगा। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवार जिसको स्वीकार किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा बता करके आगे वर्णन कर देते हैं। जो पारिवारिक या विश्व भाषा वर्गीकरण में भौगोलिक समीक्षा के अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्रों को स्वीकार किया गया है और 18 भाषा परिवार को स्वीकार किया गया है। थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो विश्व भाषा वर्गीकरण जो पारिवारिक वर्गीकरण चल रहा है, इसमें 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। पहला 4 भौगोलिक क्षेत्र तथा 18 भाषा परिवार। हम इसी का 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवार का ही आगे हम वर्णन करेंगे। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला
4 भौगोलिक क्षेत्र लिख लीजिए, यहाँ छोड़ देते हैं, हटाइए इसको। 18 भाषा परिवार के बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं? यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया या इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरेशिया, यही है यूरोप और एशिया। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र भाषा वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है उसमें यूरोप, एशिया या यूरेशिया के नाम से उन्होंने इसका वर्णन किया है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी आती है? यूरोप, एशिया या यूरेशिया के अंतर्गत भारत, इसके अंतर्गत है कौन? पहला है भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें भारोपी, भारोपी ने भारतीय और यूरोपी, भारोपी, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ जो प्रमुख है उसको बता दे रहे हैं। द्रविड़ परिवार लिख लीजिए इसको। यूरोप, एशिया, यूरेशिया के अंतर्गत कौन-कौन से परिवार माने गए हैं? तो भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, कॉकेशीय परिवार, ये पूछा है इस तरह का। कॉकेशीय परिवार, कॉकेशियन जो कॉकेशिया का क्षेत्र है उसको भी इसी यूरोप या एशिया, जब हम नक्शा बनाते हैं पूरे विश्व का, तो इधर ये अफ्रीका हो गया, मान लीजिए ये पूरा एशिया हो गया, ये यहाँ यूरोपीय भाग हो गया, या अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका हो गया। इसी तरह से आप मान के चलिएगा यूरोप और एशिया, यूरोप, एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, अमेरिकी द्वीप हो गया, इसमें ये अंध महासागर हो गया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हो गया, आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भाग है, यहाँ श्रीलंका का भाग है, ठीक है। ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो इसके अनुसार जो यूरोप, एशिया या यूरेशिया चल रहा है, ये भाग आपका है, यूरोप, एशिया यानी कि ये भाग है। तो इसके अंतर्गत जो भारत वगैरह से लेते हुए सब इसी में आते हैं। तो यूरोप, एशिया के अंतर्गत यानी कि यूरेशिया के भाषा परिवार के अंतर्गत, यूरोप, एशिया या यूरेशिया भाषा परिवार के अंतर्गत कौन-कौन से भाषा परिवार हैं? इसके अंतर्गत मान लीजिए ये नक्शा आप विश्व में उठाएँगे तो वहाँ देख लीजिएगा। भारत-यूरोपी परिवार, भारतीय और यूरोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, कॉकेशिय परिवार, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रश्न बहुत बनता है। यूराल अल्टाई परिवार, यूराल अल्टाई परिवार, इसका मतलब परिवार समझिएगा। यूराल अल्टाई परिवार, बुरुस्की परिवार, बा बुरुस्की, बुरुस्की बुरुश बुरुस्की परिवार, चीनी परिवार, जो चीनी भाषा है उसमें, इसमें जापानी परिवार, जापानी जापानी परिवार, कोरियाई परिवार, कोरियाई परिवार, हाइपस बोरी परिवार, हाइपस बोरी परिवार, ये हाइपस बोरी है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से कर दे रहे हैं, बोरी, हाइपस बोरी परिवार, इसको अति उत्तरी भी कहते हैं, या अति उत्तरी
यानी कि अधिक से अधिक उत्तर का क्षेत्र जो ये है ना, अति उत्तरी परिवार हाइपसबोरी या अति उत्तरी परिवार। कोरिया जानते हैं, कोरिया जापान वगैरह इधर है, चीन यहाँ पड़ रहा है। तो जापानी कोरियाई हाइपसबोरी परिवार या अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार, बास्क परिवार, बास्क परिवार के बाद हामी सामी परिवार, हामी सामी परिवार। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पूछता कि जैसे चीनी है किस किस भाषा परिवार का है। तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र में पहला भौगोलिक क्षेत्र है, हमने बताया यूरोप, एशिया या यूरेशिया, जिसमें भारत-यूरोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, कॉकेशी परिवार, यूराल यूराल है यहाँ, यूराल अल्टाई परिवार, बारुस्की परिवार, चीनी, जापानी, कोरियाई परिवार, हाइपसबोरी या अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार और हामी-शामी परिवार शामिल किए गए हैं किसमें? यूरोप, एशिया या यूरेशिया में भाषा परिवार में इतने भाषा परिवार शामिल किए गए हैं। दूसरा है पहला भौगोलिक क्षेत्र 4 हमने कहा कि 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवार माना गया है। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पहला है यूरोप, एशिया या यूरोशिया। यूरोशिया भौगोलिक क्षेत्र। अब दूसरा जान लीजिए अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड। तो अफ्रीकी महाद्वीप खंड में कौन-कौन सी भाषा परिवार शामिल किए गए ये जान लीजिए। इसमें है सूडानी का सूडान वगैरह की भाषा, इसमें सूडानी भाषा परिवार। दूसरा है बंतू, सूडानी, बंतू, हॉटेंटोट, हॉटेंटोट। तो अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड में जो भाषा परिवार शामिल किए गए हैं, जो दूसरा क्षेत्र हमने बताया, पहला भौगोलिक क्षेत्र यूरेशिया या यूरोप एशिया, दूसरा अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड। तो अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड में सूडानी परिवार, बंतू परिवार, होंटे टोत परिवार और बुशमैन परिवार, बुशमैन परिवार, इसको परिवार कर दीजिए, ठीक है। तो अफ्रीकी खंड जो अफ्रीका महाद्वीप का खंड है, इनमें बंतू, सूडानी, हॉटेंटोट और बुशमैन इन परिवार को शामिल किया गया है। तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय भूखंड। तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र, पहला भौगोलिक क्षेत्र यूरोप एशिया या यूरेशियाई परिवार भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड। अफ्रीकी महाद्वीपीय खंड में सूडानी, बंतू, हॉटेंटोट और बुशमैन। यूरेशिया वाले में एक बार और देख लीजिए, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, कॉकेशिय परिवार, यूराल अल्टाई परिवार, बारुस्की परिवार, चीनी परिवार, जापानी परिवार, कोरियाई परिवार, हाइपसबोरी या अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार और हामी शामी परिवार। आगे आप हामी शामी के बारे में बहुत पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हामी शामी परिवार के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न बनाए गए हैं। यूजीसी नेट वगैरह हम जाएंगे तो हामी शामी परिवार से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे भी प्रश्न बनते हैं कि यह किस भौगोलिक क्षेत्र की है। जैसे बंतू किस भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है, तो बंतू अफ्रीकी महाद्वीप की है, बुशमैन, हॉटेंटोट, सूडानी वगैरह। अब तीसरा आइए प्रशांत महासागरीय खंड को भाषा वैज्ञानिकों ने तीसरे नंबर पे इसका तीसरा भौगोलिक क्षेत्र माना है। इसमें उन्होंने माना है मलाया का क्षेत्र,
मलाया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, मलाया परिवार, पॉलिनेशियन, पापुआ न्यू गिनी परिवार, पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, इसे परिवार आगे लिख लीजिए, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी परिवार, मलाया परिवार, पॉलिनेशियन परिवार, पापुआ न्यू गिनी परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, चौथा है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन परिवार। इसके बाद दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार, पांचवा नंबर पे है दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार, एशियाई परिवार। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय भूखंड जो तीसरा नंबर पर रखा गया है, उसमें मलाया का क्षेत्र, पॉलिनेशिया परिवार का क्षेत्र, और जो मलाया परिवार है, पॉलिनेशियन परिवार है, पापुआ न्यू गिनी परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार इस प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत। प्रशांत महासागरीय भूखंड का मतलब हमने आपको बताया ही है। देख लीजिए, ये आपका हो गया एशिया, पूरा भारत और समेत लेकर के यूरेशिया हो गया, हाँ। जस्ट इसके बगल में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो ये है, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, ये प्रशांत महासागरीय, ये पूरा इसमें शामिल किया गया है। मलाया का क्षेत्र, पॉलिनेशियन का क्षेत्र, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलियन और दक्षिणी पूर्व। ये दक्षिणी पूर्व एशियाई का मतलब दक्षिण, यह दक्षिण, ये पूरब का भाग है। दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार शामिल किया गया है। तो तीसरा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय भौगोलिक क्षेत्र, जिसको भाषा वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। चौथे नंबर पर आपका आता है, इतने में आ जाएगा, इसी कर दे रहे हैं, अमेरिकी भूखंड। चौथा भूखंड है अमेरिकी भूखंड। अमेरिकी भूखंड क्षेत्र, यानी कि चौथा भौगोलिक क्षेत्र आपका है अमेरिकी भौगोलिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत अमेरिकी परिवार रखा गया है। अमेरिकी भाषा परिवार, ये 4 भौगोलिक क्षेत्र और उनके अंतर्गत भाषा परिवार जो रखे गए हैं, वो बताए गए हैं। तो आज हमने ये है 4 भौगोलिक क्षेत्र, कौन कौन से, यूरोप, एशिया, एशियाई, अफ्रीकी और प्रशांत महासागरीय तथा अमेरिकी भूखंड, और इनके अंतर्गत कौन कौन से भाषा परिवार जो रखे गए हैं, वो इस प्रकार रखे गए। एक सुधार है, थोड़ा सा गलती हुई है, जो फ्रीडिश महोदय रहे हैं, फ्रीडिश महोदय ने संख्या 9 नहीं बल्कि 100 माना है। फ्रीडिश म्यूलर, एक नोट कर लीजिए, सुधार है, जो फ्रीडिश हैं, फ्रीडिश, इन्होंने 100 संख्या माना है, 100 भाषा परिवार माना है। पीछे हमने 9 बोल दिया, लेकिन उसको 100 लिख लीजिएगा। तो फ्रीडिश म्यूलर जो हैं, इन्होंने 100 भाषा परिवार माना है। 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत यूरोप, एशिया, यूरेशिया, अफ्रीकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय और अमेरिकी भूखंड। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा होगा कौन कौन सा, भारत-यूरोपी, द्रविड़, इसके बाद थोड़ा बहुत काकेशिया वगैरह, फिर चीनी होगा, इसके बाद हामी सामी परिवार को ही हम लेकर चलेंगे। ये बहुत है तो बहुत विस्तार से, लेकिन इसका हमने संक्षिप्त आपको इसका वर्गीकरण कर दिया है।
कि ऐतिहासिक या पारिवारिक या कालक्रम या वंशानुक्रम वर्गीकरण। पहला तो हमने दूसरे वीडियो में डाला है आकृति मूलक वर्गीकरण। अब हम डाल रहे हैं, अपनी वीडियो डाल रहे हैं ऐतिहासिक वर्गीकरण। तो ऐतिहासिक वर्गीकरण के अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्र प्रमुख रूप से माना गया है और उसके अंतर्गत जो भाषा परिवार हैं वो 18 की संख्या में लगभग स्वीकार किए गए हैं। उसके अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत यूरेशियाई या यूरोप एशिया परिवार, जिसके अंतर्गत भारत-यूरोपी, द्रविड़ परिवार, कॉकेशिया, यूराल, अल्टाई, बारुस्की। ये भी पूछा है प्रश्न, यूराल अल्टाई के बारे में भी पूछा है। बारुस्की, चीनी, चीनी तो पूछा है, या जापानी परिवार, कोरियाई परिवार, हाइपसबोरी या अति उत्तरी, इसको भी पूछा है, हाइपसबोरी परिवार। दिमाग उड़ जाएगा, नेट ज़ारा में जाएँगे तो इतना पूछता है प्रश्न। बास्क परिवार, हामी-सामी परिवार, इसका तो बहुत ज़बरदस्त पूछा है। दूसरा अफ्रीकी महाद्वीप भूखंड है परिवार। क्षेत्र, क्षेत्र के अंतर्गत सुनामी परिवार, बंटू, हंटटेंट, बुशमैन परिवार। इसके बाद तीसरा हमने बता दिया आपको, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जिसमें मलाया, पॉलिनेशिया, पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र और आपका दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र। चौथा अमेरिकी भूखंड। मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, इसको रोक करके आप लोग नोट करना हो तो कर लीजिए। फिर हम अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें जो भाषा परिवार हैं, संसार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार, जिनके बारे में नेट, जारा, टीईटी, पीएचडी और अदर स्टेट में जो शिक्षक भर्ती होती है, उनमें जो पूछा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। संसार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार, जैसे भारत-यूरोपी परिवार हो गया, द्रविड़ परिवार हो गया, ऑस्ट्रिक परिवार हो गया, चीनी-तिब्बती परिवार हो गया, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएँगे। ये हमारी भाग 4 नंबर की भाग तीसरी वीडियो हमारी ये जाएगी। चौथा होगा भाषा की संसार की महत्वपूर्ण भाषा परिवार, जिनसे प्रश्न बनते ही बनते, अगर उनको नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। शॉर्टकट से कभी सिलेक्शन नहीं दे सकते, ये मेरा दावा है। बाकी तो बहुत कुछ सेटिंग से हो रहा है, अलग बात है। तो अगली वीडियो मिलते हैं और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।